नमस्कार। 14 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में। आप सब जानते हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए जगह जगह कैंप लगते हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग ब्लड डोनेट करते हैं। लेकिन जब किसी भी अस्पताल में आपका कोई भर्ती हो और उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तब ब्लड लेने के लिए हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या तो आप पैसे से खरीदते हैं या फिर जान पहचान के लोगों को खोजते हैं जो ब्लड डोनेट कर सकें, या फिर पैरवी से ब्लड लेना पड़ता है। लेकिन सरकार के तरफ से इसमें कई नियम हैं। नियम सबसे बड़ा ये है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वह अपना ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएंगे और अपने अस्पताल में जितने ब्लड की ज़रूरत है वो कम से कम उतना जमा करके रखेंगे। 14 जून को फिर से कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर जब कभी भी आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वो आपको कैसे फ्री में मिल जाए, अगर पैसे भी लगे तो कैसे आराम से मिल जाए। हमारे साथ अतुल गेरा जी हैं। अतुल गेरा की पहचान ब्लड मैन के रूप में होती है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक एक्टिविस्ट के रूप में भी इन्होंने कई काम किया है। हमेशा लगे रहते हैं, खास करके ब्लड डोनेशन को कैंप का आयोजन कराने को लेकर, या फिर जिस किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। या झारखंड के ज़्यादातर लोग अतुल गेरा से परिचित हैं, जिन्हें कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ी ये अपने स्तर पर उसे मुहैया कराते हैं। अतुल जी, यह बताइए कि विश्व रक्तदाता दिवस ये तो हर एक साल मनाया जाता है, ये जो डोनेट करते हैं उनके लिए ये दिन है। हाँ, उनको हम या जो संस्थाएं हैं, सरकार विभाग, इनको धन्यवाद करना चाहती है कि जो रक्तदान नियमित रूप से करते हैं। तो ये एक जेस्चर है, उनको धन्यवाद करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं। तो इतने कैंप का आयोजन आप लोग कराते हैं, फिर भी जब कभी भी ब्लड की किसी ज़रूरत पड़े तो लगता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है लेना। ऐसी स्थिति क्यों है, खास करके रांची या फिर झारखंड के किसी दूसरे शहर कोई भी ले? देखिए, स्थिति ये इसलिए है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। जो डिमांड है वो ज़्यादा है और जो सप्लाई है, जो शिविर लगते हैं, वो उसके मुकाबले बहुत कम लगते हैं। और ये एक बड़ा कारण ये भी है कि जो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, खासकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये काम करते ही नहीं हैं। सिर्फ कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो कभी ऐसा उन्होंने कर लिया कोई एक दिवस पे, लेकिन नियम से अपने अस्पताल में जो भी भर्ती मरीज़ है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये बाकायदा नेशनल ब्लड पॉलिसी का पार्ट है, ये नेशनल एनएचएम जो है उसका एसओपी का पार्ट है कि उनको रिक्विजिशन तक नहीं देना है। इसका मतलब वो उनके अस्पताल में जो भी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कोई अस्पताल है उसकी 50 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो उनको 50 यूनिट, उनको ये पता होता है औसत हमारी क्या ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से उनको नियमित रूप से कैंप लगाने हैं। कैंप लगा के वो जिस ब्लड बैंक में रखना चाहें रखें उस ब्लड को जिससे वो कलेक्शन करा रहे हैं, और जब उस पेशेंट को ज़रूरत हो तो उनको मंगा के बेड साइड दें। मतलब उनको रिक्विजिशन तक नहीं देना है, ये नियम है। और तब क्या होगा कि लोगों को के अंदर एक सिस्टम पे विश्वास बढ़ेगा। अभी कैसा होता है, हम लोग कैंप करते हैं, अब जो हम लोग कैंप लगाते हैं ये सारा ब्लड सदर अस्पताल जाता है, सरकारी ब्लड बैंक में। उनके लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे 1000 के आसपास थैलेसीमिया बच्चे जो हैं उन पर निर्भर है सदर अस्पताल पे। कारण एक तो यही एक जगह है जहाँ दवाइयाँ मिल जाती हैं, एक जो हेमाटोलॉजिस्ट हैं पूरे स्टेट में सिर्फ यहीं पे हैं, और ये एक सुविधा उनके लिए बहुत अच्छी बन गई है और सारी सुविधा निःशुल्क है, सारे बच्चे यहाँ आना पसंद करते हैं, चीज़ें बहुत उनके हिसाब से बनाई गई है। लेकिन इतना नीड होता है ब्लड का जो पूरा नहीं हो पाता। कैंप से जो भी ब्लड आता है उसका बड़ा हिस्सा थैलेसीमिया पेशेंट, सिकल सेल पेशेंट्स को चला जाता है। अब वहाँ एक हेमाटोलॉजी वार्ड भी है, ए प्लास्टिक एनीमिया है, ल्यूकीमिया के पेशेंट्स हैं, तो ब्लड नीड बहुत ज़्यादा है सदर में। प्लस चूँकि ब्लड निःशुल्क है तो बहुत सारे पेशेंट यहाँ आके लेना चाहते हैं, क्योंकि आम बड़ी आबादी की जो आर्थिक स्थिति है वो ये नहीं है कि वो जाके प्राइवेट ब्लड बैंक से ले पाए। तो अब जो भी बड़ा यूनिट जो हम लोग जो भी कर पा रहे हैं, जो ज़्यादातर संस्थाएं वो सरकारी ब्लड बैंक को देते हैं। तो लेकिन जो संस्थाएं काम करती हैं उनके यहाँ भी अपनी लोगों की ज़रूरतें होती हैं, तो उनकी ज़रूरत होती है वो भी सदर को या रिम्स को पूरा करना होता है। इसके बाद जो सदर में इमरजेंसीज होती है उनको वो भी देखना है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को देना है। तो अब जो बड़ा लॉट है जो बिल्कुल नहीं कर रहा है, उसकी वजह से पूरे शहर में स्ट्रेस रहता है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल कैंप नहीं लगाते हैं, इसकी वजह से ब्लड को लेकर इतनी मारामारी है। बिल्कुल, अगर ये लगाने मतलब सरकार के तरफ से ढिलाई दी गई है जानबूझकर, या फिर इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, माना गया कि ये बहुत छोटा मामला है? हमारे समझ से परे है, इतना इम्पोर्टेंट सेंसिटिव मैटर, और सरकार ने कुछ नहीं तो सचिव लेवल पे कम से कम 2 से 3 चिट्ठियाँ निकली हैं। रांची सिविल सर्जन अभी के और इसके पहले जो थे उन्होंने भी चिट्ठी निकाली।
उसके पहले एनएचएम ने कम से कम 6-7 मीटिंग्स की इन प्राइवेट अस्पतालों के साथ। इनके कमिटमेंट्स हैं उसमें, बाकायदा ये मिनेटेड हैं कि ये कैम्प करेंगे अपनी मरीज़ों के लिए। इनको एजुकेट किया गया, सेंसिटाइज़ किया गया, उनको ये आभास भी कराया गया और ये माने भी एक समय। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी एक विपरीत स्थिति ऐसी पैदा हुई, 18 तक सब कुछ, 19 तक लग रहा था कि सब हम सेम पेज पे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद परिस्थिति ऐसी हुई कि ना तो विभाग ने इनको फॉलोअप किया, ना विभाग ने इनको जोर डाला। तो मुझे लगता है कि विभाग के जो शीर्ष लोग हैं उनको लोगों को या तो चुनना था कि वो इनसे काम कराते जनहित में, जो इनका दायित्व है, या इनको कंफर्ट में रखना था, जो ये कहे उन्होंने मान लिया। तो विभाग के शीर्ष लोगों ने अपने प्राइवेट अस्पतालों को दोस्त बना लिया और लोगों को भूल गए। तो ये बड़ी दुख की बात है। हम लोग बहुत पीछे लगे रहे। अभी भी चिट्ठियां हाल फिलहाल भी निकली थी, लेकिन कोई अस्पताल ना सुनता है ना मानता है और डर उसे है ही नहीं। मतलब सरकार और स्वास्थ्य विभाग थोड़ा सा भी अगर टाइट हो तो ये जो व्यवस्था में अव्यवस्था है ये ठीक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आज सरकार जब चाहती है कुछ करना तो वो करती है ना। अगर कोई नियम वो सरकार के हित में है, वो चाहती है मुझे ये नियम लागू करना है, आज जीएसटी लागू करना चाहती है, कोई चीज़ सरकार चाहती तो कर लेती है ना। लेकिन सरकार की इसमें चाहती नहीं है। विभाग मेरे समझ से परे है कि इतना नतमस्तक हो जाना प्राइवेट अस्पतालों के सामने ये बहुत बेचैनी देता है। आप कोविड में भी आप लोग हमने देखा कि सरकार ने कैपिंग कर दिया रेट्स का और कोई पालन नहीं था। सब ने देखा है क्या लूट मची थी। लोगों को 12,000 या 13,000 से ऊपर नहीं लेना था पर डे, 50,000 लाख रुपए तक एक दिन में बिल लिया गया। सबको पता था। हम लोग तो सबूत डाल रहे थे ट्विटर में, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को रोज टैग करते थे ऐसे बिल्स। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि बिल दे रहे हैं कि भाई साहब 50,000 रुपये रोज का ले रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं, इक्का दुक्का छोड़कर, वो भी शायद सिंबॉलिक था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने खुद न्यूज़पेपर में निकलवाया कि ये रेट की कैपिंग है। उसके बाद भी, और आई थिंक ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह फेल हुआ है इसमें। और मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि वो लोगों के लिए है और इतना बड़ा ये कार्य है कि, और इसको करना बहुत आसान है। अगर हम लोग कर पा रहे हैं एज एक वॉलंटियर के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, तो अस्पताल के पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं। वो तो उसके लिए कर रहा है जिससे वो कमा भी रहा है। हम जिनके लिए कर रहे हैं, हम सबका अपना काम है। हम अपने काम से समय निकाल के अगर ये कर पाते हैं तो अस्पताल की तो वो रोजी रोटी है, उसी का वो मरीज़ है। अगर वो उसको वो सुख देगा तो उसको, उसके मरीज़ को कितना फ़ायदा होगा। वो मरीज़ उसको आशीर्वाद भी दे के जाएगा, वो समय पे जल्दी ठीक होके जाएगा। आपको बताएं एक ब्लड की कीमत क्या होती है। अगर ऐसे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मरीज़ को आज के डेट में जो परेशानी होती है कि मरीज़ को अगर किसी अस्पताल ने बहुत दबाव पे ब्लड दे भी दिया तो क्या करते हैं, उसका डिस्चार्ज रोक देते हैं कि हमने आपको ब्लड दे दिया, अब आप डोनर लेके आओ। कब मांगेंगे? डिस्चार्ज के समय मांगेंगे। मरीज को पता भी नहीं होता। अब उसका डिस्चार्ज रोक दिया गया है, अब वो डोनर ढूंढ रहा है। एक दिन किसी भी आम नॉर्मल से हॉस्पिटल का बिल आप समझ सकते हैं क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 15, 20, 25 हज़ार रुपये बहुत आम बात है। और सोचिए अगर वो 1,000 एक बार मैं ही देकर आया, अगर उसने 1 या 2 दिन लगा दिया अपने घर से लोगों को बुला कर डोनेट कराते कराते, तो समझ लीजिए उस ब्लड की क्या कीमत है। तो हर दिन ऐसे लोग फंसते हैं। मेरे पास तो हर दूसरा तीसरा दिन ऐसा एक कॉल रहता है। और जब हम लोग दबाव बनाते हैं, सिविल सर्जन ऑफिस फ़ोन करते हैं या डीसी ऑफिस फ़ोन करते हैं, पैरवी करते हैं, कभी कभी विधायकों को पढ़ते हैं कि भाई आप फ़ोन करें। अब और स्वाभाविक है कि एक ऐसा माहौल है कि निर्भीक होके कर रहे हैं। मुंह पे कहते हैं आपको जिनको बोलना है बोल दीजिए, मरीज को नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह आयुष्मान की स्थिति है, मतलब पैसे ले लेते हैं और एकदम डंके की चोट पे ले रहे हैं, डंके की चोट पे वायलेशंस कर रहे हैं और कोई डर ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। लेकिन आप बताइए कि एक आम मरीज जो भर्ती है, उनके परिजन को पता चले कि मरीज को ब्लड की ज़रूरत है तो वो क्या करे सबसे पहले? देखिए इतना ये मुश्किल सवाल है कि आज की परिस्थिति में अब वो काम अस्पताल का है वो कर नहीं रहा है। अगर वो मरीज़ बाहर का है तो अब अगर हम शहर में कोई परिचित नहीं है, अगर परिचित नहीं है तो मुझे तो लगता है हम लोगों से 1-2% लोग संपर्क कर पाते होंगे कि वहाँ किसी ने नंबर दे दिया तो वो 200 में 1 होगा, 100 में 1 होगा। लेकिन बाकी सब लोग आम तौर पे बहुत परेशान होते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आखिर उनको रिप्लेस करना पड़ता है, कोई गांव से आता है या डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में, जिसकी वजह से उनको बहुत कॉस्ट लगता है। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ उनके ऊपर आता है। और इतना ही नहीं, इस वक्त इस शहर में बहुत सारे प्रोफेशनल डोनर्स हो गए हैं जो बहुत रिस्की हैं। हम लोग कई बार ऐसा सुनते हैं कि कई ऐसे लड़के
जो मोस्टली यंगस्टर्स हैं जो पैसे पैसे ले लेते हैं उसके बदले में। और ये बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आज ड्रग्स में भी हैं। मतलब जिस स्केल में जुआ और नशा हमारे समाज में फैला है, तो और जब पैसे की ज़रूरत है तो बच्चे यहाँ तक खून तक बेच रहे हैं, ये सच्चाई है रांची में। जी। हम लोगों ने कई बार ऐसा, लेकिन क्या होता है कि जब कोई मरीज अगर या हमें वो बता भी देता है तो वो हमें ना नाम बताता है, लेकिन हमें बस रो के सुना देता है अपनी गाथा। लेकिन वो क्या करेगा, वो डरता है कि हम किसका नाम लें। वो हमें पूरी बात नहीं बताता, लेकिन बता देता है कि किसी ने पैसे ले लिए थे, हमने ऐसा कर लिया। लेकिन क्या, क्यों, और हम उसका हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं होता, हम उनको क्या कहें। हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को तो हमें सिस्टम से बाहर रखना है, क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है अगर वो ड्रग एडिक्ट है वो अपनी बीमारी छुपाएगा। इस तरह सिस्टम में अनसेफ ब्लड आ सकता है। मतलब ब्लड चढ़ने से 5 बीमारियों का खतरा होता है, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, सिफिलिस। तो ये WHO या जितने हमारे देश के भी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनका बहुत स्पष्ट ये जो है मानना है और जो गाइडलाइंस है कि सुरक्षित ब्लड का जो एकमात्र रास्ता है वो है कि एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से लोग आके रक्तदान करें। इसमें क्या होता है, देने वाले को ये नहीं पता उसने किसको दिया, जिसको मिला उसको ये नहीं पता किसने दिया, तो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इंसेंटिव। लेकिन जब आप रिप्लेसमेंट करते हैं, देने वाला लेने वाला आमने सामने है, तो देने वाला ऐसा है, लेने वाला ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे हम बातें सुनते हैं कि जिसमें किसी ने पैसे ले लिए या कोई फेवर ले लिया, तो एक तरह से उसने अपना ब्लड बेचा। तो नियम के तहत क्या होना चाहिए? नियम तो ये होना चाहिए कि अस्पताल काम करें, और इतना नेकी इस काम में है और इतना आसान है ये। आज हर अस्पताल को आप देखें, इनके पास ब्रांडिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए MBS तक हैं। जब आप इतना मेडिकल कैंप लगा देते हैं फ्री में प्रचार के लिए, गांव-गांव तक लोग क्या नहीं कर रहे हैं, गांव-गांव अस्पताल, एम्बुलेंस, हर जगह कमीशन दे रहे हैं मरीज लाने के लिए, तो आप शिविर नहीं लगा सकते क्या? आप शिविर भी लगा सकते हैं। इतना संपर्क है, इतना रिसोर्स है एक अस्पताल के पास, अगर वो ब्लड वहीं पे मरीज को मुहैया करा देंगे, मरीज समय से उसको ब्लड मिलेगा, समय से ठीक होके वो अपने घर जाएगा। तो ये आखिर हर अस्पताल का लक्ष्य तो होगा उनके मन में कि अपने मरीज को जल्द से जल्द ठीक करके भेजें। बनस्पत अगर वो चाहेंगे कि नहीं मरीज को हम फंसा के रखें तो वो अलग बात है। तो परिस्थिति तो ऐसी ही लगती है कि ये इस्तेमाल करते हैं मरीज़ को और 1 आध दिन 2 दिन रोकने के लिए, तो जो बहुत दुखद है। आई थिंक इसमें सरकार को बहुत गंभीर होना है। और 5 साल ऐसे ही पार हो गए, हम लोग तो रोते चिल्लाते, बहुत इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, किससे बोलें अब तो ये नहीं समझ में आता कि जाएँ किधर बोलने। तो लगता है फिर हाई कोर्ट जाएँ, फिर वहीं लड़ाई लड़ते रहें। जो कर सकता है वो करना नहीं चाहता है, वो भी जो प्राइवेट अस्पताल कर सकते हैं पता नहीं वो क्यों नहीं ऐसा सोच पाते हैं। तो एक बड़ा एक नेक्सस के रूप में ये काम कर रहा है और समझ से परे। और मुझे लगता है और दुखद है कि बहुत सारे गलत लोग इस लाइन में आ गए। हॉस्पिटल्स में ऐसे बहुत सारे गलत लोग आ गए हैं जिनकी मंशा पैसे कमाने की है। तो अस्पताल या स्वास्थ्य सेवाएं पैसे कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार को करना है कि आप कैपिंग करें। जैसे हाल में हम लोगों ने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी दी कि अगर केंद्र सरकार कैपिंग नहीं करेगा तो हम CGHS रेट लागू कर देंगे पूरे देश में। ऐसा कुछ होना चाहिए कि इसमें इसकी जो कमाई है इसको नियंत्रण करना चाहिए। कमाई तो उसमें भी बहुत है, लेकिन लालच की तो कोई सीमा नहीं है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आज हमारा राज्य ले लें, दूसरा गरीब राज्य 2001 से बना पड़ा है, शायद पहला हो जाएगा, पीछे तो नहीं जाएंगे हम, इसमें जीत जाएंगे, शायद आगे हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति परेशान है। जिस आदमी से आप पूछ लें उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने में घर में किसी का बीमार होना ज़रूर एक वजह रहा होगा, और उसके पीछे एक प्राइवेट अस्पताल मिलेगा आपको जिसने उसकी ज़िंदगी भर की कमाई खा ली। तो एक आम जिंदगी हो गई है यहाँ। लेकिन यहाँ के विधायक, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री है, ये सब पता नहीं जानते हुए क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं, क्या मजबूरी है, ये दुखद है। तो बिल्कुल अतुल जी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर ये बातचीत इसलिए आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आप समझिए कि हमारे और आपके रगों में जो खून दौड़ता है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वही दौड़ते हुए खून की बदौलत ही ये बोल पा रहा हूँ। अनसेफ ब्लड जब आपके शरीर में आ जाएगा तो आप समझिए कितनी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं और चलने में भी आप के लायक नहीं रह सकते। लेकिन इस इतने बड़े मामले को भी बहुत संजीदगी से सरकार नहीं लेती, और यही वजह है कि प्राइवेट अस्पतालों का मन बढ़ रहा है, वो कैंप नहीं लगा रहे हैं, और वहाँ से जो अव्यवस्थाएं फैल रही है इसका सामना सभी को करना पड़ रहा है। तो सरकार को ज़रूरत है कि कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल को थोड़ा टाइट करे और उन्हें बताए कि नियम क्या है, और रेगुलर अगर कैंप लगाएं तो सभी को ब्लड आसानी से मिल जाएगा। जिस ब्लड को लेकर मारा मारी और हाहाकार होता है जब ज़रूरत पड़ता है,
तो वो स्थिति कम से कम नहीं उत्पन्न हो। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in